नमस्कार सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस कक्षा में आज अपन बात करने वाले हैं हस्तकला के ऊपर। हस्तकला में भाई ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सोनारी ब्लैक पोट्री कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन इसके कलाकार है, मेरठ वर्ग कहाँ का है, सूती खेसला भीनमाल पावरजे दरिया कहाँ पर बनती है, छाता टीवी रेडियो आदि फट चित्रण कहाँ पर होता है, कौन इसके कलाकार है, ये सब चीज़ें इस कक्षा में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर, ब्लू पोट्री जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें हस्तकला के बारे में बता देता हूँ, आप उनको ध्यान रखना। हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो तो है बोरानाडा जोधपुर। बोरानाडा जोधपुर क्या है, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। और हस्तकला का जो तीर्थ है, तीर्थ कहाँ पर है भाई, तीर्थ जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र तो हो गया बोरानाडा जोधपुर, और हस्तकला का जो तीर्थ है जो वो हो गया जयपुर। ध्यान रखना, तीर्थ जयपुर के अंदर है और सबसे बड़ा केंद्र जो है वो बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है कि हस्तकला को जो संरक्षण है वो कौन देता है, तो हस्तकला को संरक्षण देता है राज सिक्को। कौन देता है, राज सिक्को। राज सिक्को क्या करता है, हस्तकला को संरक्षण देता है। राज सिक्को की स्थापना 3 जून 1961 को होती है। 3 जून 1961, 3 जून 1961 को क्या होती है, राज सिक्को की स्थापना होती है। और राज सिक्को कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। हस्तकला को ये संरक्षण देता है। और जो हस्तकला के जो उत्पाद है, राजस्थान के हस्तकला का जो उत्पाद है वो राजस्थली नाम से क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। किस नाम से बेचे जाते हैं भाई, राजस्थली। राजस्थली नाम से ये बेचे जाते हैं हस्तकला वाले उत्पाद। हस्तकला का तीर्थ जयपुर के अंदर, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर, राजस्थली नाम से उत्पाद बेचे जाते हैं। और इसको जो संरक्षण है वो राज सिक्को देता है। और राज सिक्को की स्थापना जो है वो 3 जून 1961 को होती है जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। अब अपन बात करते हैं पोट्री के बारे में। पोट्री शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें आपको पोट्री के बारे में बता देता हूँ। पोट्री पोट्री मतलब मरमणीय कला है, मिट्टी की कला है। ये कला जो है मूलतः कहाँ से आई है, पर्शिया से आई है। कहाँ से आई है भाई, पर्शिया से। पर्शिया ईरान से ये भारत में आई है। और अकबर इस कला को लेकर आए थे। पर्शिया ईरान से इसको कौन लेकर आए थे, तो पर्शिया ईरान से इसको लेकर आए थे अकबर। अकबर कहाँ पर लाए थे, लाहौर के अंदर। लाहौर पहले अभी पाकिस्तान में, पहले ये भारत में ही हुआ करता था। अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान उस समय भारत में हुआ था, यानी तो भारत में इस कला को कौन लेकर आए, तो अकबर लेकर आए, लाहौर में लेकर आए। और राजस्थान के अंदर कौन लेकर आए, तो राजस्थान के अंदर मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, जयपुर वाले मान सिंह प्रथम इसको आमेर लेकर आए थे। और ये होती क्या है, ये चीनी मिट्टी पर, कौन सी मिट्टी पर, चीनी मिट्टी पर चित्रकारी। चीनी मिट्टी पर चित्रकारी कौन सी कला है, ये पोट्री है, जो मरमणी कला है। और ये तीन चार भाग है इसके, जैसे ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री और कागजी पोट्री, ये चार इसके भाग है, वो अपन अध्ययन करते हैं। नंबर एक, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। ध्यान रखना, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के अंदर क्या होता है, 5 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, ब्लू पोट्री के अंदर 5 तत्व होते हैं। हरे रंग का कांच जिसको कहीरा बोलते हैं, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, मुल्तानी मिट्टी। तो हरे रंग का कांच, गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी और क्वार्ट्ज से मिलकर ये बनाई जाती है। इन पांचों ही मिश्रणों को 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या है, पकाया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है। और इस प्रकार ये कला जो है ब्लू पोट्री बनाई जाती है। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा गया है। और 1974 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। और कृपाल सिंह शेखावत शिल्प गुरु अवार्ड से भी सम्मानित है। कौन से अवार्ड से, शिल्प गुरु अवार्ड। कृपाल सिंह शेखावत पद्मश्री से सम्मानित है 1974 के अंदर, और शिल्प गुरु अवार्ड से भी ये सम्मानित है। और मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये मऊ, मऊ गांव कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर। मऊ गांव सीकर के ये निवासी थे कृपाल सिंह शेखावत। और इसको ब्लू पोट्री का क्या कहते हैं भाई, जादूगर कहते हैं। ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग, कितने रंगों का प्रयोग, ध्यान रखना, 25 रंगों का प्रयोग किया गया ब्लू पोट्री के अंदर। और भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत इनके क्या थे, गुरु थे। भूर सिंह शेखावत इनके क्या थे भाई, कृपाल सिंह शेखावत के गुरु कौन थे, भूर सिंह शेखावत। और भूर सिंह शेखावत कौन है, गाँव का चित्तेरा। भूर सिंह शेखावत को क्या कहा गया है, गाँव का चित्तेरा कहा गया है अपने भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत को गाँव का चित्तेरा कहा गया।
इस पोल्ट्री को रईस पोल्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, इस कारण इसको रईस पोल्ट्री भी कहते हैं। और इसके जो वर्तमान कलाकार है खेमराज सत्यनारायण प्रभुलाल, खेमराज सत्यनारायण प्रभुलाल इसके वर्तमान कलाकार है। और दो इस महिला कलाकारों का नाम याद रखना, नाथीबाई मीनाक्षी राठौड़। नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़ महिला कलाकार है, खेमराज सत्यनारायण प्रभुलाल इसके वर्तमान कलाकार है। और इसको कौन सी पोल्ट्री कहते हैं? रईस पोल्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, इस कारण रईस पोल्ट्री कहते हैं इसको। कलाकार कौन हो गए भाई? कलाकार हो गए खेमराज सत्यनारायण प्रभुलाल, खेमराज सत्यनारायण प्रभुलाल। और महिला कलाकार हो गई स्वर्गीय नाथीबाई, नाथीबाई स्वर्गीय नाथीबाई। और मीनाक्षी राठौड़ इसके महिला कलाकार है। और इसको क्या कहते हैं? रईस पोल्ट्री भी इसको कहते हैं। इस इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना है ब्लू पोल्ट्री के बारे में। और ब्लू पोल्ट्री को जो आमेर लाने का श्रेय किसको जाता है? मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ ही ब्लू पोल्ट्री को आमेर लेकर आते हैं। और ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके समय में होता है? तो सर्वाधिक जो विकास है वो राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय के समय इसका सर्वाधिक विकास होता है। और मान सिंह प्रथम के समय आमेर लाई जाती है। और राम सिंह द्वितीय के काल में ही कालू और चूड़ामण नाम के दो कलाकार थे, वो दिल्ली के भोला कुमार से ये कला सीख के आए थे और आकर के इसको आमेर में शुरू किया था। तो राम सिंह द्वितीय काल में कौन आए थे? कालू व चूड़ामण, कालू व चूड़ामण कुमार। कालू व चूड़ामण जो थे ये भोला नाम का कुमार था, भोला नाम का कुमार था दिल्ली के अंदर, उससे ये कला सीख करके आमेर में इस कला को शुरू किया था। ये कौन सी पोल्ट्री? ब्लू पोल्ट्री जो है यहीं पर समाप्त होती है। इतनी बातें आप ब्लू पोल्ट्री के बारे में ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ब्लू पोल्ट्री का जादूगर कौन थे? तो कृपाल सिंह शेखावत। और इसको पद्मश्री कब मिला? 1974 के अंदर। और ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बस इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट है ब्लैक पोल्ट्री। ब्लैक पोल्ट्री जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती है, काले रंग की चित्रकारी, इस कारण इसको ब्लैक पोल्ट्री कहते हैं। और गमले दाना, कप प्लेट, दोने इत्यादि पर यह चित्रकारी की जाती है ना। फिर आती है नेक्स्ट सुनहरी या गोल्डन पोल्ट्री। सुनहरी गोल्डन पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जैसलमेर की सुनहरी गोल्डन पोल्ट्री जो है वो प्रसिद्ध है। और डबल वर्क या कागजी पोल्ट्री, डबल वर्क या कागजी पोल्ट्री या अलवर सांगानेर की प्रसिद्ध है। अलवर और सांगानेर जयपुर वाली इनकी प्रसिद्ध है। और कागजों को गला करके या क्या कहते हैं? बर्तन बनाते हैं, कागजों को गला करके बर्तन बनाते हैं, उस कला को क्या कहते हैं? पेपर मैसी कहते हैं, पेपर मैसी। और छिद्रयुक्त कागज के बर्तनों पर चित्रकारी और सजावटी पोल्ट्री इसको कहते हैं। कौन सी पोल्ट्री कहते हैं? ये सजावटी पोल्ट्री इसको कहते हैं। और इनके जो बने जाते हैं ना वो उस पर तरल पदार्थों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये कागज़ की बने होते हैं, तरल पदार्थ से ये गल जाएगी, इसलिए तरल पदार्थों का प्रयोग इस पोल्ट्री से बने बर्तनों में नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीनाकारी की। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी होती क्या है? आभूषणों में रंग भराई का कार्य। क्या होता है? आभूषणों में रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? आभूषणों में रंग भराई का कार्य मीनाकारी कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? हस्तकला की आत्मा कहते हैं भाई, हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी कहाँ पर है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर जयपुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी क्या है? वो मीनाकारी मंडी है। और मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। और इसको 1988 में पद्मश्री भी मिल चुका है, 1988 में पद्मश्री मिल चुका है। किसको? मीनाकारी का जादूगर, जिसको नाम है कुदरत सिंह मीनाकारी का जादूगर है। 1988 में इसको पद्मश्री मिल चुका है। और मीनाकारी के जो वर्तमान कलाकार बता देता हूँ मैं आपको, हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह, किशन सिंह। हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह, किशन सिंह जो है मीनाकारी के वर्तमान कलाकार है। तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हस्तकला की आत्मा कहते हैं, हस्तकला की आत्मा कहते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है जो सीतापुर जयपुर में है। 1988 में कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। कुदरत सिंह मीनाकारी का जादूगर कहलाता है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मीनाकारी कला है ये ईरान की कला है। कहाँ की है? ईरान की कला। इसको लाहौर लेकर आए अकबर लाहौर लाए। और अपने जयपुर यानी आमेर के अंदर कौन लेकर आए? तो मान सिंह जो है इसको आमेर लेकर आए थे। और वर्तमान कलाकार है हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह और किशन सिंह। हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह और किशन सिंह मीनाकारी के क्या है? वर्तमान ये कलाकार है, वर्तमान कलाकार है हरि सिंह, शोभा सिंह, श्याम सिंह और किशन सिंह। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये दो प्रकार की होती है, कच्चे मीनाकारी, पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी तो अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। कच्ची मीनाकारी कहाँ की? अलवर जयपुर की है। और पक्की मीनाकारी कहाँ की है? तो भाई पक्की मीनाकारी जो है नाथद्वारा की है, नाथद्वारा और रेनवाड़ चोमू की, रेनवाड़ जयपुर की, नाथद्वारा राजसमंद और रेनवाड़ जयपुर की। है क्या है? पक्की मीनाकारी प्रसिद्ध है। कच्ची मीनाकारी अलवर की, जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कुंदनगिरी। कुंदनगिरी क्या होता है? आभूषणों पर रतन जड़ई का जो कार्य होता है वो कुंदनगिरी कहलाता है। और कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोफ्तागिरी जयपुर अलवर। और कोफ्तागिरी जो कला है मूलतः कहाँ की है भाई? ये दमिश्क पंजाब की।
तो कोफ्तागिरी कला कहाँ की है भाई, कहाँ से आई है ये, तो दमिश्क पंजाब से ये कला आई है। कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। और कोफ्तागिरी होती क्या है, जो फौलाद की वस्तु होता है ना, तलवार आदि जो है, ये हथियार वगैरह इस प्रकार की तलवार आदि पर क्या होता है, इनको आकर्षक दिखाने के लिए सोने चांदी के तारों का लेप करते हैं। सोने चांदी के जो तारों का लेप करते हैं, ये कोफ्तागिरी कहलाती है। तेनिसा उदयपुर की प्रसिद्ध है। तेनिसा कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर। तेनिसा के अंदर होता क्या है, तेनिसा के अंदर जो जो फौलादी वस्तु होते हैं उनको खोद करके उसके अंदर धातु भरते हैं, खोद करके अंदर धातु भरते हैं, वो तो होती है तेनिसा। और वो तारों का जो लेप करते हैं सोने चांदी को, वो होती है कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की है, तेनिसा उदयपुर की प्रसिद्ध है। और तेनिसा के कारीगर क्या कहलाते हैं, शिलक वीर कहलाते हैं। जो तेनिसा के कारीगर जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, शिलक वीर। शिलक वीर तेनिसा के कारीगर कहलाते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रख लेना। बर्क बर्क का कार्य जयपुर का है, बर्क का कार्य जयपुर का है। और बर्क का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं, पन्नीगर कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, पन्नीगर। ध्यान रखना, शिलक वीर तो कहलाते हैं तेनिसा वाले, और बर्क का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं पन्नीकर। और बर्क का कार्य कहाँ पर, वर्क का कार्य कहाँ पर होता है, बर्क का जयपुर के अंदर होता है। वर्क अलग है, वर्क का कार्य शेखावाटी जयपुर के अंदर होता है, और बर्क का कार्य जयपुर के अंदर होता है। बर्क का कार्य जो है वो सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ होता है। किसके काल में प्रारंभ होता है बर्क का कार्य, सवाई जयसिंह के काल में प्रारंभ होता है। और चांदी के तारों से मिठाइयों को आकर्षित बनाने तो किया गया घोल, ये बर्क कहलाता है ना। और वर्क का कार्य शेखावाटी जयपुर के अंदर है, बर्क का कार्य जयपुर के अंदर है। कारीगर पन्नीगर कहलाते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के काल में ये शुरू हुई है कला। फिर आता है मिरर वर्क। मिरर वर्क चोटन बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जैसलमेर में भी इसका कार्य किया जाता है। और चोटन बाड़मेर क्षेत्र आपको पता है गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। चोटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध, और मिरर वर्क यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, थेवा कला है अपने प्रतापगढ़ की। कहाँ की, प्रतापगढ़ की होती है थेवा कला। और इसका जनक कौन है, नाथूजी सोनी है। जनक कौन है इसका, नाथूजी सोनी। थेवा कला के अंदर होता क्या है, हरे रंग के कांच पर चित्रकारी होती है। हरे रंग के कांच पर क्या होती है, नक्काशी का काम किया जाता है थेवा कला के अंदर। और हरे रंग कांच जिसको बेल्जियम कांच भी कहते हैं, बेल्जियम कांच भी कहते हैं। इसका जनक नाथूजी सोनी है। और इसका प्रारंभ जो है वो सावंत सिंह के काल में प्रारंभ होता है। सावंत सिंह के, प्रतापगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, उनके काल में इसका प्रारंभ होता है भाई। प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में यह कला शुरू होती है। और सावंत सिंह ने नाथूजी सोनी परिवार को क्या दी, राज सोनी परिवार की उपाधि। कौन सा सोनी, राज सोनी परिवार की उपाधि किसने दी थी, यह सावंत सिंह ने दी थी। और इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 2011 में नाम दर्ज करवाया इस कला ने। थेवा कला को जीआई टैग भी मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है। 2002 में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी है, 2002 में। और कितने रुपए का, 5 रुपये का इस पर क्या है, डाक टिकट जारी है, 2002 में हुआ था। और महेश विजयराज सोनी इस कला है तो पद्मश्री से सम्मानित है। इस कला है तो थेवा कला है तो पद्मश्री सम्मानित कलाकार कौन है, तो महेश विजयराज सोनी। कौन है भाई, महेश विजयराज सोनी। महेश विजयराज सोनी, महेश विजयराज सोनी क्या है, पद्मश्री से सम्मानित है। थेवा कला का कलाकार है, थेवा कला का कलाकार है महेश विजयराज सोनी। और ये किससे सम्मानित है भाई, पद्मश्री से सम्मानित है। और इसका वर्तमान कलाकार कौन है, गिरीश कुमार। गिरीश कुमार इसका क्या है, वर्तमान कलाकार है। गिरीश कुमार इसका क्या है भाई, वर्तमान कलाकार है। और यहीं पर यह थेवा कला समाप्त होती है। एक आला थेवा भी आती है। आला थेवा होती है हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों का प्रयोग करते हैं, वो आला थेवा कहलाती है। एक ध्यान रखना, थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो भाई प्रतापगढ़ के अंदर ही होगा। तो थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान भी प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये कब स्थापित होता है, तो ये 2004 के अंदर स्थापित होता है भाई, 2004 में स्थापित है। बस इतना ही ध्यान रखना थेवा कला के बारे में। दो बातें और ध्यान रख लेना कि रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य किसने किया, तो रंगीन कांच पर थेवा कला का जो कार्य है वो अपने किया था हरि नारायण मारोठिया। हरि नारायण मारोठिया, हरि नारायण मारोठिया ने रंगीन कांच पर थेवा कला का चित्रण किया, मतलब कार्य किया। और थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई, एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना, तो वो दिलाई थी अपने जस्टिन वक्री ने। जस्टिन वक्री, जस्टिन वक्री ने थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसको पहचान किसने दिलाई, तो जस्टिन वक्री ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और यही थेवा कला यहीं पर समाप्त होती है। ध्यान रखना भाई, जनक नाथूजी सोनी है, प्रतापगढ़ की है। और 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। बस इतना इसको ध्यान रख लेना है। महेश विजयराज सोनी पद्मश्री से सम्मानित है। नेक्स्ट है सूती खेल है कहाँ के प्रसिद्ध है, तो सूती खेल है ध्यान रखना जालोर के। जालोर का कौन सा गाँव, लेटा गाँव। लेटा गाँव खेसले बनाने के लिए जाना जाता है। भीनमाल की जूते प्रसिद्ध है, तो भीनमाल की कहाँ प्रसिद्ध है, जूते भीनमाल जालोर के अंदर है। टोंक के नमदे प्रसिद्ध है, टोंक के नमदे प्रसिद्ध है। और दरिया टांकला गाँव नागौर की प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, टांकला गाँव नागौर। और टोंक के नमदे प्रसिद्ध, दरिया टांकला नागौर। कृषि के औजार नागौर के अंदर बनाए जाते हैं। और नागौर को औजारों की नगरी भी कहते हैं, औजारों की नगरी भी कहते हैं, टूल सिटी भी कहते हैं नागौर को। छता, टीवी, रेडियो ये फालना पाली कहाँ पर, फालना पाली के अंदर, फालना
फालना पाली के अंदर का क्या बनाया जाता है भाई, छाता टीवी रेडियो जो है फालना पाली के अंदर बनाया जाता है। फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फड़ चित्रण किया जाता है। और श्रीलाल जोशी पार्वती जोशी इसकी महिला चित्रकार है, फड़ चित्रकार है, फड़ चित्तेरी है। और श्रीलाल जोशी फट चित्रकार है। मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ये लाइन बीच में आ गई है, इसको यहाँ से एक बार कट कर देते हैं, मेघराज मुकुल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फड़ चित्रण के बारे में। फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की। फड़ चित्रण क्या था, सूती रेजी कपड़े पर लोक देवता देवी के मतलब व्यक्तित्व का क्या चित्रण किया जाता है, उसकी सारी जानकारी उसके अंदर होती है। फड़ चित्रण में अकीक पत्थर काम में लिया जाता है। कौन सा पत्थर काम में लिया जाता है, प्रश्न आपसे कोई पूछ ले, फड़ चित्रण में कौन सा पत्थर काम में लिया जाता है, तो ध्यान रखना अकीक पत्थर जो है वो फड़ चित्रण में काम में लिया जाता है। और ये क्या होता है, कच्छ भुज में पाया जाता है। कच्छ भुज जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर यह पत्थर पाया जाता है। और श्रीलाल जोशी जो है, श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण के मतलब प्रमुख कलाकार है। फड़ चित्र प्रमुख कलाकार है। पार्वती जोशी महिला चितेरी है। महिला चितेरी है। 2006 में पद्मश्री और 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड भी मिल चुका है श्रीलाल जोशी को। तो श्रीलाल जोशी को क्या हुआ भाई, श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री और 2007 के अंदर शिल्प गुरु अवार्ड भी मिल चुका है। पार्वती जोशी महिला चित्रकार है। और पार्वती जोशी के एक साथ एक नाम और ध्यान रख लेना, गोतल देवी। कौन सी देवी, गोतल देवी। गोतल देवी और पार्वती जोशी क्या है, फड़ चित्रकार है, महिला फड़ चित्रकार है। फड़ ठंडी करने का मतलब होता है, जब फड़ क्या है कट फाड़ जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, पुष्कर सरोवर के अंदर इसको विसर्जित कर देते हैं। इसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। और राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ जो है, आप ध्यान रखना, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबू। तो सबसे लोकप्रिय फड़ है अपने पाबूजी महाराज की। और लंबी फड़, छोटी फड़ और सबसे बड़ी फड़, पुरानी फड़, मतलब राजस्थान की सबसे लंबी फड़, सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़। क्योंकि डाक टिकट इस पर जारी हो गए, बहुत छोटी में 1/1 कॉलम में आ गई, इस कारण देवनारायण जी की फड़ ये सबसे लंबी बड़ी छोटी फड़ हो गई। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय हो गई। और देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ है, तो ध्यान रखना 2 सितंबर 1992, 2 सितंबर 2992 को, यानी 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी होता है। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है भाई, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है। पाबू जी की जो फड़ है वो नाइक या आयड जाति के भोपों द्वारा बांधी जाती है। और ये इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है उसको कहते हैं रावण हत्ता, रावण हत्ता। और देवनारायण जी की फड़ में काम आता है जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, इसके अलावा एक ध्यान रखना, भैंसासुर की फड़ ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है, इसका केवल मतलब दर्शन किया जाता है। बावरी जाति में इसका दर्शन किया जाता है। रामदला कृष्णदला की फड़ भी जो है बिना वाद्य यंत्र, उसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है। और रामलाल और पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और कोरोना की फड़ किसने बनाई है भाई, एक ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम में पूछे तो नहीं लेकिन कभी पूछ भी ले तो भी ध्यान रखना भाई, कल्याणमल जोशी जो है, कल्याणमल जोशी ने कोरोना की फड़ का चित्रण किया है। जोशी ने कोरोना की फड़ का चित्रण किसने किया, तो कल्याणमल जोशी ने किया। इतनी बातें अपने ध्यान रख लेना इसकी फड़ चित्रण की। और फड़ चित्रण के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखने ला, इंपॉर्टेंट क्या मैं बता देता हूँ। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फड़ चित्रण किया जाता है। श्रीलाल जोशी प्रमुख फड़ चित्रकार है, इसको 6 में पद्मश्री, 7 के अंदर शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। और पार्वती जोशी महिला फड़ चित्रकार है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी छोटी बड़ी फड़ है। और इसको जो है डाक टिकट कब जारी होता है, तो 2 सितंबर 1992 को। लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। पाबू जी की फड़ जो है रावण हत्यावादी यंत्र के साथ बांधी जाती है। गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ जंत्रवादी यंत्र के साथ बांधी जाती है। बस इतनी बातें फड़ चित्रण का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कठपुतलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध भाई। कठपुतलियाँ उदयपुर के अंदर, उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटपुतली। कोटपुतली कहाँ पर है भाई, तो कोटपुतली है अपने जयपुर के अंदर। कोटपुतली जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर कठपुतली कला होती है। और ये आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। किसकी लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है, तो कठपुतली जो है वो आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। नट भाट जाति में लोकप्रिय है। और दादा पदम जी जो है कठपुतली कला का क्या है, जादूगर है। कठपुतली कला का जादूगर कौन है, तो ध्यान रखना दादा पदम जी जो है वो कठपुतली कला का जादूगर है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई देवीलाल सामर ने। और कठपुतली कला का जो मुख्य सूत्रधार वो स्थानक होता है कठपुतली संग्रहालय। अपने कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है कठपुतली संग्रहालय।
और इस कला को जो संरक्षण है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने दिया। और इसकी स्थापना किसने की थी? 22 फरवरी 1952 देवीलाल सामर ने। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? देवीलाल सामर ने 22 फरवरी 1952 ने इसको स्थापना की। और कठपुतली कला को संरक्षण देता है ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। नेक्स्ट बात अपन करते हैं बंदेज। बंदेज का कार्य खंडेला सीकर यानी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही बंदेज का कार्य किया जाता है। और बंदेज का जो सबसे बड़ी मंडी है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो है वो जोधपुर के अंदर है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान में शेखावाटी जयपुर में बंदेज कार्य होता है। और बंदेज कला जो है ये मूलतः मुल्तान की कला है। मुल्तान की कला है। और सबसे बड़ी मंडी जोधपुर। सवाई माधोपुर के अंदर बारीक बंदेज का, सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा बंदेज होता है? बारीक बंदेज जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है। शिकार वाला बंदेज जो है, शिकार अलंकृत बंदेज बूंदी के अंदर। और पद्मश्री से सम्मानित बंदेज कलाकार है तैयब खां। कौन से खां? तैयब खां। तैयब खां को 2002 में पद्मश्री मिल चुका है और ये बंदेज के कलाकार है। और बंदेज का कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बंदारा कहते हैं या चढ़ावा कहते हैं। ठीक है, बंदेज हो गया यहाँ पर कंप्लीट। बंदेज के अलावा लेरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा जोधपुर का। बावरा पचरंगी जो छापा होता है। धनक या धान का बूंदी का प्रसिद्ध है। छापा पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की एक चीज़ और ध्यान रख लेना, बंद गले का कोट, बंद गले का कोट, बंद गले का कोट जो है इसको क्या है? राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिल चुका है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर का बंद गले का कोट। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें क्रॉसिंग छपाई होती है। ठीक है, 2011 में मोटड़े की पगड़ी को गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। लेर जयपुर का प्रसिद्ध है। और अलग अलग लेर होते हैं, सतरंगी लेर है, मोती लेर है, पचरंगी लेर है, समुद्री रंग का लेर है। इसी के अलावा ये बंदेज वाला भी टॉपिक समाप्त होता है यहीं पर। अगली बात करते हैं अपन चंदन की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। चंदन की जो मूर्तियाँ हैं वो चूरू के अंदर बनाई जाती है। जैसे चूरू जैसे चंदन, तो ठीक है, चंदन की मूर्तियाँ चूरू के अंदर बनाई जाती है। वो बादला साफा मोटड़ा चमड़े के बटवे, ये सब जोधपुर के अंदर। बादला साफा मोटड़ा चमड़े के बटवे जोधपुर क्या होता है? नहीं, बादला क्या होता है? कि जिंक या जस्ता से बना होता है, जो पानी को रखने के लिए काम आता है। इससे पानी ठंडा रहता है बादला से। वो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, बनाया जाता है जोधपुर में। साफा मोटड़ा ये क्रॉसिंग छपाई वाली होती है, चुनरी। ठीक है, उसके बाद में उस्तकला को मोनवती कला भी कहते हैं। बीकानेरी पूजा, ये सब कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? तो ये बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध है। उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, उस्तकला बीकानेर की। जाजब या दाबू प्रिंट छिंपो का अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर जाजब या दाबू प्रिंट है। हाथ से निर्मित कागज चित्तौड़गढ़ के अंदर हाथ से निर्मित कागज बनाया जाता है। अजरक व मलिर प्रिंट बाड़मेर की। ऊन की बल्डी लोई कपड़ों पर मिरर वर्क काम पर किया जाता है जैसलमेर के अंदर। ऊन की बल्डी लोई कपड़ों पर मिरर वर्क जो है जैसलमेर के अंदर किया जाता है। रामदेव जी कपड़े व लकड़ी के घोड़े कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव जी के मंदिर में आपने देखा ही होगा कि जो है कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो रामदेव जी के घोड़े किससे? कपड़े के घोड़े चढ़ते। तो रामदेव जी के कपड़े व लकड़ी के घोड़े कहाँ पर बनते हैं? जैसलमेर के अंदर बनते हैं। इसी के साथ ही राजस्थान हस्तशिल्प का ये जो पहला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक वीडियो में करें तो, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको भी देखिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल AV एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।